नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की किताब 2 स्वतंत्र भारत में राजनीति और उसका अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 7। इसी लेक्चर के साथ आज हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ या दूसरी जो बुक है, जो पहली वाली बुक है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। वो देखते हैं कौन सी होगी। पर आज लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे तो पहले वो जान लेते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग और अधिनियम और नए राज्यों का निर्माण। यहाँ जो राज्य पुनर्गठन आयोग और अधिनियम, इसकी मैं काफी हद तक चर्चा लास्ट लेक्चर में कर चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो थ्योरी आपकी बुक में लिखी हुई है वो कुछ आपको बताऊंगा। बाकी ये टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और जो फास्ट फॉरवर्ड में जो बॉक्स में दिया हुआ है नए राज्यों का निर्माण, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी किताब में सिर्फ और सिर्फ कुछ राज्यों के गठन पर चर्चा कर रखी है, पर मैं आज आप लोगों को 1956 से लेकर करके 2019 तक जितने भी राज्यों का निर्माण हुआ है, 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी के बारे में आपको विस्तार में और विस्तृत में मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। राज्य पुनर्गठन आयोग और अधिनियम। जब आंध्र प्रदेश की मांग को मान लिया जाता है, विशाल आंध्र आंदोलन सफल हो जाता है और ये मांग मान ली जाती है कि आंध्र प्रदेश बनाया जाएगा, तो उसके बाद क्या होता है कि आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। हम लोगों ने देखा फजल अली आयोग जिसको कहा गया, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी। फिर उसके बाद एक कानून आएगा जिसे हम क्या कहेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये कब आएगा? 1956 में आएगा। और इस अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्यों का गठन होगा और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन होगा। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। आइए जानते हैं। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों की सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। बहुतों की आशंका के विपरीत इससे देश नहीं टूटा। देखिए, जब ये मांग हो रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, तो एक आशंका थी कि यार क्या हो सकता है, इससे देश टूट सकता है, इससे देश में के टुकड़े हो सकते हैं, भाषा के आधार पर देश बढ़ सकता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके विपरीत देश की एकता और ज्यादा मजबूत हो गई, बल्कि देश में एकता, यूनिटी है वो ज्यादा बढ़ गई। ज्यादा देश एकता और मजबूत के सूत्र में बन चुका था। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा व राज्यों के पूर्ण गठन से विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। देखिए, विभिन्नता बोलिए या विविधताओं का जो सिद्धांत है, भाई हम कहते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहाँ पे अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। तो ये जो विभिन्नता या विविधताओं का जो सिद्धांत था, इसको भी स्वीकृति मिली, मतलब एक्सेप्टेंस मिल गया। कल को अगर हम नहीं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करते, तो कल को ये रहता है कि नहीं भारत में तो क्या है कि जो दक्षिणी राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उनका सम्मान भारत सरकार नहीं करती, भारत के नेता नहीं करते। तो एक गलत छवि पूरे दुनिया में भारत की जाती है, जो कि नहीं गई। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक वृहत्तर अर्थ है, लोकतंत्र को चुनने का अर्थ ये था विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। देखिए, जब हम बात लोकतंत्र की करते हैं ना, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं होता कि आप एक वोट डाल दें और वोट डाल करके आपने क्या करा, सरकार को चुन लिया। सिर्फ लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है। लोकतंत्र जो चर्चा करता है वो करता है चुनाव की, वो बात करता है चयन की। और ये चुनाव और ये चयन का अधिकार सभी को है, सभी वर्ग के लोगों को है, सभी भाषा बोलने वाले लोगों को है। तो यहाँ पर चुनने का अधिकार हमारे पास है। एग्जैक्टली मैं आपको कहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं और आपके घर वाले बोले नहीं बेटा यही कपड़ा खरीदना है, तो वहां पर भी लोकतंत्र नहीं है। जब आप अपनी चॉइस से कपड़ा खरीद रहे हैं तो वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र हर जगह है, हर चीज में आपको लोकतंत्र, डेमोक्रेसी देखनी चाहिए, तो ही हम सही मायनों में लोकतंत्र की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हमने नेता वोट डालकर चुन लिया तो लोकतंत्र हम नहीं मानते। तो यहाँ पर ये जो लोकतंत्र का एक वृहत्तर अर्थ का मतलब, एक बड़े लेवल पर अगर आप इसका मतलब देखेंगे तो वो ये भी था कि विभिन्नताओं को पहचानना और उनको क्या करना, स्वीकार करना। अब हम लोग बढ़ते हैं कि वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे। जब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, कानून आया, तो इससे 14 राज्यों का और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। देखिए, इसको समझने से पहले आप एक चीज को समझिए। आप कक्षा 10 में चीज पढ़ कर के आए, भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में उनको किस किस चीज पे कानून बनाने हैं, किस पे नहीं बनाने, उसके बीच में बिल्कुल सही से बंटवारा करके गया है संविधान निर्माता। तो उन्होंने क्या करा, 3 सूची बनाई संविधान निर्माताओं ने। पहली सूची बनाई संघ सूची, दूसरी बनाई राज्य सूची और तीसरी बनाई समवर्ती सूची। संघ सूची में वो सारे काम डाले गए जिन पे कानून किसको बनाना है, केंद्र सरकार को बनाना है। राज्य सूची में वो सारे काम डाले गए जिनको कानून किसको बनाना है, राज्य सरकार को बनाना है। मतलब जो राज्य की विधानसभा उसको बनाना है, और केंद्र सरकार का बनाने का मतलब है देश की संसद बनाएगी। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। परंतु अगर दोनों के बीच में
जिद्वेष हो जाती है या तनाव हो जाता है या मतभेद हो जाता है तो केंद्र सरकार वाले कानून को माना जाएगा। ओके, तो पर अब केंद्र शासित प्रदेश वो एरिया होते हैं, वो इलाके होते हैं जहां पे कौन राज कर रहा है? केंद्र सरकार राज कर रही है। इन्हें संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए नाम ही समझिए उसका, केंद्र शासित प्रदेश। शासित का मतलब क्या होता है? शासन करना। प्रदेश मतलब एक एरिया, एक इलाका, राज्य, और उस पर किसका शासन है? केंद्र का शासन है, तो इसलिए उसे क्या कहा गया है? केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अभी हमारे अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है वो क्या है? एक हमारी केंद्र शासित प्रदेश है। अब वहां पर उनको राज्य की सूची वाले अधिकार नहीं मिले हुए, वहां पे ये राज्य की सूची के जितने भी अधिकार है उनको भी कौन पूरा करता है? केंद्र सरकार चलाता है, उनको भी केंद्र सरकार के हिसाब से ही चलते हैं। तो अब जानते हैं कि 14 राज्य कौन से बने थे। 14 राज्यों को पहले हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक उत्तर वाला भाग है, ओके, फिर दक्षिण, और एक हम बाद में चर्चा करेंगे। उत्तर में अगर सबसे पहले ऊपर से देखें तो जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। ये 7 राज्य, ठीक है। तो ये क्या है? उत्तर में जो नॉर्दर्न में है, जैसे आप इस प्रकार से बांटेंगे तो ये जो नॉर्थ वाला एरिया इसके लिए है मैंने ये 7 राज्य। फिर जब हम चर्चा करें दक्षिण की, तो दक्षिण में सबसे पहले हम लेते हैं बंबई को, बंबई के बाद केरल, केरल के बाद मद्रास, मद्रास के बाद मैसूर, और लास्ट जो हमारा सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बन गया था, कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये 5 इधर आ गए। 2 को मैंने क्या करा है? पूर्वोत्तर की साइड में रखा है। एक तो असम और दूसरा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल वैसे पूर्वोत्तर में नहीं है, वो हम इधर उत्तर में भी रख सकते हैं उनको, जैसी आपकी इच्छा हो, पर एक आसान रहे में। तो 7, 5, 12, 12 और 2 14। तो जो 14 राज्य बने थे वो ये थे: जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंबई, केरल, मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। ये 14 राज्य बनाए गए। अब 6 जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के बाद जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा जो आज राज्य है, मणिपुर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अमीन देवी इस प्रकार से है, लक्षद्वीप जिसे आज हम लोग लक्षद्वीप कहते हैं वो उस तो, और एक है हिमाचल प्रदेश। ये 6 बनाए गए उस समय केंद्र शासित प्रदेश। तो 14 राज्य। अब अगर ये पूछ लिया जाता है कभी कि कौन से 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है तो कौन से 14 राज्य बनते हैं, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंबई, केरल, मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश: दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश। ये 6 हमारे बनते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं नए राज्यों का निर्माण। अब आपकी किताब में नए राज्यों का निर्माण कुछ 4-5 का दे रखा है, पर अपन बिल्कुल जीरो से देखते हैं। तो 1956 तक की आपको बिल्कुल बात क्लियर हो गई। 1956 तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। अब बिल्कुल टाइमलाइन के हिसाब से हम लोग चलते जाएंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं 1960 की। 1956 से 1960 के बीच में कोई गतिविधि नहीं हो रही। 1960 में आते हैं। 1960 में सबसे पहले जो विभाजन करा गया वो करा गया बंबई का। बंबई को 2 भागों में बांटा गया, एक है महाराष्ट्र और दूसरा है गुजरात। महाराष्ट्र किसके लिए बनाया गया? मराठी लोगों के लिए, और गुजरात गुजराती लोगों के लिए। तो अब देखिए महाराष्ट्र तो बंबई का ही भाग है, बंबई है, तो ये राज्य तो बंबई तो ऑलरेडी राज्य था। तो अब क्या गुजरात कौन सा राज्य बन गया? हमारा 15वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया? 15वां राज्य बन गया, क्योंकि 14 तक तो यहां है ही। और बंबई भाई अगर ये मैं इस पूरे में से बांटता हूं
तो एक तो ये है ही, इसका भाग है ही ऑलरेडी, उसको क्यों गिनना, उसको क्यों काउंट करना। तो गुजरात क्या है, 15वां हमारा राज्य बन जाता है। फिर बात करते हैं 1961 की। 1961 में हम बात करेंगे दादर एवं नागर हवेली की। दादर एवं नागर हवेली, देखिए दादर एवं नागर हवेली की जब हम लोग चर्चा करते हैं, आज तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। 1954 तक यहाँ पे किसका राज था, पुर्तगालियों का राज था। देखिए अब हम आजाद 1947 में हो चुके हैं, पर 1954 तक यहाँ पे किसका शासन चल रहा था, पुर्तगालियों का शासन चल रहा था। पुर्तगाली कौन है, जो पुर्तगाल से आए थे। पुर्तगाल एक देश है, और भारत में सबसे पहले अगर यूरोप देशों से कोई आया है तो वो पुर्तगाली आए हैं। 1498 में वास्को डी गामा आता है तो पुर्तगाली आए, तो और सबसे आखिरी में पुर्तगाली ही जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो 1954 में यहाँ पे पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों को फिर यहाँ से हटा दिया गया, और 1954 से लेकर के 1961 तक लोग क्या करते थे, प्रशासक खुद चुनते थे कि भाई हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, वो लोग खुद चुन रहे हैं। पर 1961 में भारत सरकार ने क्या कर दिया, इसको संघ शासित घोषित कर दिया, या आप ये कह सकते हैं कि इसे केंद्र शासित प्रदेश इसको बना दिया। 1961 में दादर एवं नागर हवेली को क्या बना दिया गया, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर 1962 गोवा, दमन, ये तीनों, ये भी किसके अधीन थे, पुर्तगाल के अधीन थे, पुर्तगालियों के अधीन थे। तो इनको भी क्या है, फिर फाइनली यहां से पुलिस शासन की मदद लेकर के पुर्तगालियों को भगा दिया जाता है, और 1962 में इनको क्या घोषित कर दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाएगा। फिर हम बाद में देखेंगे कि गोवा को राज्य का भी दर्जा मिलेगा, कब मिलेगा, 1987 में इसको मिलेगा। पर इस टाइमलाइन के अनुसार आप चलते जाइएगा। 1960 में गुजरात 15वां राज्य बनता है, 1961 में दादर एवं नागर हवेली को संघ शासित घोषित कर दिया जाता है। तो अब कितने संघ शासित हो गए, 7 हो गए। फिर गोवा, दमन एवं दीव इसको 1 मान करके करा गया है, तो ये 8 हो गए। तो यहाँ पे 7 और 8, तो अभी तक हमारे पास अगर 1962 तक हम लोग देखेंगे तो 15 राज्य और 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। फिर 1962 में पुडुचेरी की भी चर्चा करते हैं। अब पुडुचेरी पे किसका शासन था, फ्रांसीसियों का शासन था। फिर वहां से फ्रांसीसियों को हटा दिया जाता है पुडुचेरी से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, पुडुचेरी के 4 जिले हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, और वो चारों भी अलग अलग राज्यों में। एक तो खुद पुडुचेरी है, एक है कराईकल, एक माहे और एक यनम। माहे तो कहां पर है, माहे केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश में, और पुडुचेरी और कराईकल कहां पर है, तमिलनाडु में। इन चारों को मिलाकर के हमने क्या एक केंद्र शासित प्रदेश बना रखा है। तो 1962 में इसको क्या घोषित कर दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। तो हमारे पास 15 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं, 1962 तक की यह घटना हो गई। अब आगे देखते हैं 1963 में। 1963 में जो गठन हुआ है वो नए राज्य का हुआ है, नाम है नागालैंड। तो अब यहाँ पर हमारा नागालैंड कौन सा राज्य बन गया है, 16वां राज्य बन गया, क्योंकि 15 गुजरात बनता है, उसके बाद राज्य का गठन नहीं हुआ, तो 16वां राज्य हमारा नागालैंड होता है 1963 में। 1963 के बाद आता है 1966 में। 1966 में पंजाब जो हमारा राज्य था उसके 2 भाग कर दिए जाते हैं, हरियाणा और पंजाब। तो पंजाब तो ऑलरेडी राज्य है, तो हरियाणा हमारा 17वां राज्य बन जाता है, और यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश भी बनेगा जिसका नाम है चंडीगढ़। तो यहाँ पे 10वां केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है चंडीगढ़। फिर चर्चा करते हैं 1971 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, और अभी तक हिमाचल प्रदेश क्या था, अभी तक हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो अब यहाँ पर हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश 9 हो चुके हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य बन चुका है, और राज्य कितने हो गए, 18 हमारे पास राज्य हो गए। तो 1966, 1971 में हिमाचल प्रदेश, और अब फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 1972 की तरफ। अब 1972 में देखिए मणिपुर, त्रिपुरा, ये दोनों क्या थे, मणिपुर और त्रिपुरा क्या थे, दोनों के दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश थे। मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, नहीं मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों को राज्य घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 19वें नंबर पे मणिपुर, 20वें नंबर पे त्रिपुरा और 21वें नंबर पे मेघालय, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इनको क्या कर दिया गया, राज्य बना दिया गया। तो 2 कम कर दीजिए, 7 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, और मेघालय एक नया राज्य का गठन कर दिया गया। 1972 के बाद यहाँ पर आप कहानी सुनिए सिक्किम की। सिक्किम पहले बिल्कुल एक अपना आजाद राज्य था, उस पर कोई किसी का दबाव नहीं था, वो बिल्कुल आजाद था। 1947 से भारत सरकार ने क्या करा,
उससे ये कहा गया कि आपके विदेशी मामले, आपके रक्षा और आपका संचार का मामला भारत सरकार देखेगी, बाकी आप अपने हिसाब से चलाते रहिए। वो मान जाते हैं, बोले ठीक है। 1974 में सिक्किम ने अपनी इच्छा जताई कि नहीं हमें क्या कर लिया जाए, भारत में मिला लिया जाए। और वहां के लोगों द्वारा भी क्या कराया जाता है, एक जनमत संग्रह करवाया जाता है, लोगों से वोट दिलाया जाता है। वहां पर राजा कौन से वंश का राजा था, चोग्याल वंश। चोग्याल वंश का वहां पे क्या चल रहा था, राज चल रहा था। तो उस चोग्याल वंश के राजा को हटाने की मांग होती है, वहां पे जनमत संग्रह कराया जाता है और फाइनली 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हो जाता है और ये कौन सा राज्य बन जाता है, 22वां जो राज्य बनेगा वो हमारा सिक्किम बन जाएगा। तो अभी तक हमारे 22 राज्य हो चुके हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। 1972 के बाद 75 सिक्किम और फिर अब 1987 में मिजोरम को राज्य बनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और मैंने आपको बताया था कि गोवा पहले एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, उसको 1987 में पूरे राज्य का दर्जा मिल जाएगा, तो यहां पे गोवा भी राज्य बन जाएगा। तो अब 23वें नंबर पे मिजोरम बनता है, 24वें पे अरुणाचल प्रदेश और 25वें नंबर पे गोवा हमारा क्या बन जाएगा, राज्य बन जाएगा। तो गोवा अब कम हो चुका है, तो 6 हमारे पास क्या बच गई है, केंद्र शासित प्रदेश बच गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, फिर 2000 की तरफ जाते हैं। 1987 के बाद 2000, इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 नए राज्य बनाए जाएंगे 2000 में। तो 26वां राज्य, 27वां राज्य और 28वां राज्य यहां पर बन जाता है। फिर उसके बाद 2014 में हम सीधा आ जाएंगे और 2014 में तेलंगाना का निर्माण होगा, आंध्र प्रदेश में उसे काट करके बनाया जाएगा तेलंगाना। ये हमारा क्या हो जाएगा, 29वां राज्य हो जाएगा। तो ये 29वां राज्य यहां तक हमारा चल रहा है। अब फिर जो अभी सबसे जो नई गतिविधि हुई वो हुई 2019 में। 2019 के तहत तक अपन लोग चलते हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर क्या था, एक पूरा राज्य था। उस जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो 2 हमारे पास क्या हो जाती है, केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। और जम्मू कश्मीर शुरुआत से क्या चल रहा है, राज्य चल रहा है। अभी तक यहाँ पे 29 राज्य थे, अब कितने हो गए, 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 9 हमारे पास क्या हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। और 1 अक्टूबर 2019 से यहाँ पे प्रशासनिक कार्य शुरू हो जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 2019 से पहले अगर आप देखेंगे, 2019 तक देखेंगे तो 28 राज्य और 9 हमारी क्या हो जाती है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। परंतु 2019 में भारत सरकार क्या करती है, दादर एवं नागर हवेली प्लस दमन एवं दीव को भी मिला देती है। दमन एवं दीव को भी यहां पे मिला देती है। तो 9 में से ये 1 मिल गई, तो अब 8। आज के मौजूदा समय में, आज 2022 के मौजूदा समय में भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पूरा सफर था भारत के राजनीतिक मानचित्र का, जहां पे हमने 1956 के अधिनियम से लेकर करके पूरी जो आज 2022 तक जो पूरा राजनीतिक मानचित्र आपको देखने को मिलता है, वो आज के लिए इतना ही। यह हमारा चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है और लेक्चर भी कंप्लीट होता है। आपको कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं और कैसा लगा ये भी जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि अब हमें नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट बुक का करना चाहिए, शीत युद्ध का 2 शुरू करें या इसका जो अध्याय 2 है वो शुरू करें, वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।